हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का एक लेसन जिसका नेम है रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसमें आज एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जिसका नेम है टीसीए साइकिल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में टीसीएल साइकिल के बारे में आपको बताया था। अब हम लोग टीसी साइकिल में आगे स्टडी करेंगे क्या होता है। तो देखिए, आप लोग रिएक्शन देख रहे होंगे कि टीसी साइकिल में जो है यह एरोबिक रिस्पिरेशन का पार्ट है। ये तो आप सभी लोग को क्लियर है। और एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा कि लॉट्स ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होगा इन फॉर्म ऑफ एटीपी। तो देखिए, पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके फॉर्म होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के टाइम, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि पायरुविक एसिड प्लस 4Na प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके बाद एरो, इसके बाद 3CO2 प्लस 4NADH प्लस 4H प्लस प्लस FADH2 प्लस ATP। तो यह एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का है। 4NAD जो बना है, FAD एक मॉलिक्यूल बना है, ATP का एक मॉलिक्यूल बना है। यह सब पूरा किसको शो कर रहा है? यह सब शो कर रहा है केवल एक पायरुविक एसिड का। लेकिन पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 फॉर्म होते हैं। तो इस प्रकार से जब 2 फॉर्म होते हैं तो बता रहा है कि देख रहे हैं कंसेप्ट ना, वी हैव टिल नाउ सीन दैट, हमने अब तक देखा है कि ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2। ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होता है और क्या रिलीज होता है? CO2। और CO2 के साथ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH एंड H प्लस। और 8 मॉलिक्यूल क्या रिलीज होता है? NADH का। 2 मॉलिक्यूल किसका? FADH2 का। और साथ में बता रहा है कि इनकी सिंथेसिस बिसाइड जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इन TC साइकिल। और कितने मॉलिक्यूल ATP का सिंथेसिस होता है? केवल 2 मॉलिक्यूल ATP का ही सिंथेसिस होता है TC साइकिल में। बता रहा है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड बना और उसके 2 मॉलिक्यूल्स जब इस TCA साइकिल में दोनों मॉलिक्यूल का के को यूज करके जब साइकिल 2 बार कंटिन्यू होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस में याद होगा ना, 6 टाइम्स साइकिल चला था, तब आपके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, याद होगा। उसी तरह यहाँ 2 टाइम साइकिल चलता है जिससे 8 NADH का, 2 FAD का और 2 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बता रहा है कि यू मे बी वंडरिंग, आप बहुत ही वंडर होंगे, यू may be wondering why we have been discussing respiration at all। क्यों हम लोग जो रिस्पिरेशन कर रहे हैं ये सभी, नाइदर O2 हैज कम इनटू द पिक्चर। तो इस रिस्पिरेशन प्रोसेस को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो क्यों न ही O2 पिक्चर में देखने को मिला, न ही लार्ज अमाउंट में ATP बना जब TCA साइकिल हुआ, तो न ही कहीं O2 का देखने का यूटिलाइजेशन मिला, और न ही ATP का लार्ज अमाउंट में सिंथेसिस हुआ, जबकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रिस्पिरेशन। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। और कैसे जानेंगे? तो बता रहे आल्सो व्हाट इज द रोल ऑफ NADH एंड FADH2 दैट इज सिंथेसाइज। और क्या रोल है NADH और FADH2 का जो इस साइकिल में सिंथेसाइज हुए हैं, तो उन सभी को दे रहा है। आप देख रहे हैं, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रिस्पिरेशन एंड हाउ ATP इज सिंथेसाइज। चलिए अब हम लोग स्टडी करें, समझें कि क्या रोल होता है ऑक्सीजन का रिस्पिरेशन में, और साथ में हम लोग यह भी जाने कि ATP कैसे सिंथेसाइज होता है। जबकि हमने पूरे साइकिल में क्या देखा है? NADH का बनना, FADH का बनना, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यह दोनों जो है यह ऐसे कंपाउंड है, ऐसे कंपोनेंट है जिनके ऑक्सीडाइज होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और उनके वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके ATP का सिंथेसिस होगा। यह माइंड में सेट कर लीजिए।
इसी का यूटिलाइजेशन करके किसका सिंथेसिस होगा, एटीपी। तो ये बात मान लीजिए, ये बात आपने माइंड में सेट कर ली कि NADH और FADH2 जो है ये दोनों के द्वारा, दोनों के ऑक्सीडाइज होने से ही आपके एटीपी का सिंथेसिस होगा। इसलिए इस पूरे साइकिल में कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन के न यूज होने की बात और ऑक्सीजन कैसे रिस्पिरेशन में वर्क करता है, ये सभी आप लोगों को बातें मैं आपको बताऊंगा इसी टॉपिक में, NADH का और FADH का यूज। ओके, तो चलिए आगे हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहाँ पर बता रहा है कि फॉलोइंग स्टेप इन द रिस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर इन NADH एंड H प्लस एंड FADH2। यह जो NADH और FADH2 जो सिंथेसाइज हुआ है आपके TCA साइकिल में, अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो निम्न स्टेप होंगे उसमें इसके द्वारा एनर्जी रिलीज होगा, और यह एनर्जी रिलीज जो होगा वह एनर्जी यूज हो जाएगा क्या करने में, एनर्जी को स्टोर करने में। ठीक ना, तो बता रहा है कि आर रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH एंड FADH। NADH प्लस और FADH2 में जो एनर्जी प्रेजेंट है वो रिलीज होगा, और वह एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा क्या करने में, एनर्जी को स्टोर करने में। और किस फॉर्म में, आप सबको पता होना चाहिए, ATP के फॉर्म में। दिस इज एक्म्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यह पूरा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम जब ये ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब ये NADH और FADH जो है ये आपके ऑक्सीडाइज होंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक ना, एंड द इलेक्ट्रॉन आर पास ऑन टू ऑक्सीजन, और यह इलेक्ट्रॉन जो होगा डिफरेंट कैरियर से पास होगा ऑक्सीजन की ओर, और जिससे आपके H2O का फॉर्मेशन होगा। तो पूरे कंसेप्ट का यही मतलब है, FAD और H2 का ऑक्सीडेशन होना, जिससे ऑक्सीडेशन के टाइम इलेक्ट्रॉन रिलीज होना, और यह इलेक्ट्रॉन जो होगा इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपके H2O का फॉर्मेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो यूज हो जाएगी ATP के सिंथेसिस करने में। ठीक ना, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो आप बता सकते हैं यह एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ, और इसी कैरियर के ट्रांसफ़र होने पर एनर्जी का रिलीज होता है, वही एनर्जी यूज हो जाता है क्या फॉर्म करने में, ATP। ठीक ना, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। यह जो इलेक्ट्रॉन कैरियर जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक ना, ये बातें आप लोग को तैयार होगा। तो यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH से जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऑक्सीडाइज होने से रिलीज होगा और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाएगा, जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, और उस एनर्जी का बता रहा है ना कि NADH से जो प्रोड्यूस होगा NADH प्रोड्यूस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। ये तो आप सबको पता है कि NADH कब बना है, सिट्रिक साइकिल में, जिसे TCA साइकिल भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और TCA साइकिल कहाँ हुआ था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। और ऑक्सीडाइज बाई एन NADH डिहाइड्रोजिनेज, और NADH प्लस का जो आपका बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडाइज बाई NADH डिहाइड्रोजिनेज। और किसके द्वारा ये ऑक्सीडाइज होगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसे NADH डिहाइड्रोजिनेज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नाम दिया गया है। यहाँ पर क्या नाम दिया गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नाम दिया गया। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर, जब ये ऑक्सीडाइज होगा किसके प्रेजेंस में, NAD
एच डिहाइड्रोजिनेज के, जिसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वही इलेक्ट्रॉन जो होगा यह ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पर, यूवी क्यूनोन में। और फिर यूवी क्यूनोन किस में है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ये मैंने पहले ही बताया। तो जैसे आप लोग को फोटोसिंथेसिस में एक टॉपिक मैंने आपको बताया था ना, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन से जो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन आपके पास हो रहे थे, सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर। आप लोग एक बार ज़रूर उस टॉपिक को स्टडी करिएगा, इसके बाद इसको मैच करिएगा। ये यूवी क्यूनोन जो है या डिफरेंट कंपोनेंट जो आएंगे, ये बस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो कैरी करके डिफरेंट पार्ट में सेंड करेंगे। और इसी कैरी करने के टाइम जो हाइड्रोजन होगा वह आपके वन प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ ट्रांसफ़र होगा। जो आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि NADH एंड NADH प्लस H प्लस है, इस ये कन्वर्ट हो रहा है NAD में। और इसके टाइम क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन के रिलीज के साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जा रहा है। और यह हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ना मैंने आपको बताया था, और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट थ्रू कैरी होना क्या करेगा, एनर्जी को जनरेट करेगा। और वही एनर्जी जनरेट जो होगा वह यूज हो जाएगा ATP के सिंथेसिस में। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज, यह क्या है, यह आपके NADH को ब्रेक NADH को H प्लस को ऑक्सीडाइज करता है, जिससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उससे ट्रांसफ़र होता रहता है। और यूवी किनोन से जब ट्रांसफ़र होगा तो इसको बता रहा है कि यूवी किनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH कॉम्प्लेक्स सेकेंड। और यही नहीं कि यूवी क्यूनोन बस इन्हीं से इलेक्ट्रॉन को बस ऑप्टेन करेगा, यूवी क्यूनोन जो होगा यह इलेक्ट्रॉन को और ऑप्टेन करेगा जब FADH2 का भी ऑक्सीडेशन होगा। और यह FADH2 जो ऑक्सीडाइज फॉर्म हुआ था, यह कब फॉर्म हुआ था, जब सक्सिनिक एसिड दिया है, दैट इज जनरेट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। जब सक्सिनिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ था, उसका ऑक्सीडेशन हुआ था, तभी यह FADH2 बना था। और यही FADH2 का फिर ऑक्सीडेशन होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन रिलीज होगा, ठीक ना। द रिड्यूसिंग यूवी क्यूनोन, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कोई लेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आपको पता है कि वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग यूवी क्यूनोन इज देन ऑक्सीडाइज, यूवी क्यूनोन ऑक्सीडाइज फिर होगा। कैसे, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आया है तो रिड्यूस हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। जो आप देख रहे हैं कि यूवी क्यूनोन प्लस यूवी क्यूनोन H2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब जाता रहता है तो उससे क्या हो रहा है बेटा, आप सबको पता है कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। और यह रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा, साइटोक्रोम में। साइटोक्रोम क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और इस तरीके से ये जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर है, साइटोक्रोम C क्या है, तो बता रहा है कि साइटोक्रोम C BC1 ये क्या है। और कोई पूछ दे तो आप बताएंगे कि ये सभी प्रोटीन होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफ़र होता रहता है। और इसी ट्रांसफ़र होने से हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इनर स्पेस में जाने में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज होता है, यही सब चेंज होकर आपके किसका फॉर्मेशन करता है, ATP का। इस कंसेप्ट में यही दिया गया है, कॉम्प्लेक्स 4। इस तरीके से आप समझ सकते हो पूरे कंसेप्ट को। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक बताऊंगा। आपको समझ में आ गया होगा, पूरे कंसेप्ट का यही मीनिंग है। आप लोग समझ लीजिए कि आपके पायरिक एसिड के द्वारा जो NADH और FADH आपके सिंथेसाइज हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होगा तो उस प्रोसेस के थ्रू क्या होंगे कि वो ऑक्सीडाइज होंगे, जिससे उनके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और यह इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जब मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ ट्रांसफ़र होंगे तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगा वह एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा ATP के फॉर्मेशन में। यही बातें बताई गई हैं, इतना ही आप अगर माइंड में सेट करते हैं तभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।